क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये चैप्टर एन फ्रैंक की लिखी गई डायरी का एक पोर्शन है जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि एन फ्रैंक कौन थी। इनका पूरा नाम था एनालिस मैरी एन फ्रैंक। इनका जन्म जो हुआ था वो 12 जून 1929 को हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। और इनकी डेथ हुई थी 1945 में फरवरी मार्च के अराउंड। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और ये एक जूइश लड़की थी, यानी जुडाइज़म को फॉलो करने वाली लड़की थी। उन्होंने ये डायरी जो लिखी थी ये एक टाइम पे लिखी थी जब वो छुपी हुई थी। किसके साथ? अपने फैमिली और 4 दोस्तों के साथ। कहाँ छुपी हुई थी? एम्स्टर्डम में। क्यों छुपी हुई थी? क्योंकि उस समय पर जर्मन ऑक्यूपेशन चल रहा था नेदरलैंड में, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मनी आसपास के इलाकों पर कब्जा कर रहा था तो उसमें नेदरलैंड भी शामिल था। और जब वहाँ पे जर्मन्स कब्जा कर रहे थे, ऑक्यूपेशन कर रहे थे, तो उस समय पे ये लोग छुप गए थे। क्यों छुप गए थे? क्योंकि इनकी फैमिली जूइश फैमिली थी। और आपको पता है जो जर्मन्स में नाजीज रूल आया तो ये नाजीज जो थे जूइश लोगों को मार देते थे। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर। नाजीज के पावर में आने के बाद इनकी फैमिली एम्स्टर्डम में चली गई थी, ठीक है। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नेदरलैंड। जब इनकी फैमिली ट्रांसफ़र हुई थी तब नेदरलैंड पे कब्जा नहीं था, लेकिन नाजी ऑक्यूपेशन होने के बाद ये लोग नेदरलैंड में फंस गए थे। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन। और आपको पता है जूइश पॉपुलेशन के खिलाफ बहुत अत्याचार किया था नाजीज रूस ने। द फैमिली वेंट इन टू हाइडिंग। अब जब नेदरलैंड पे कब्जा हो गया तो ये जो फैमिली थी एन फ्रैंक की, ये छुप गई। कहाँ पर? हिडन रूम्स में। हिडन रूम्स एक सीक्रेट रूम्स है। कहाँ पर है? इनके पिता जिनका नाम है ऑटो फ्रैंक, नाम याद रखिएगा, इनके पिता का ऑफिस था। उस ऑफिस में, ऑफिस बिल्डिंग में सीक्रेट रूम्स थे, वहाँ पर इनकी फैमिली छुप गई थी। कब? जुलाई 1942 में, ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल ये लोग छुपते छुपाते रहे। बट इनकी पूरी फैमिली को सारे जर्मन जो सिपाही थे उन्होंने ढूंढ लिया और इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया, जहाँ पर एनी और मार्गोट फ्रैंक, इनकी बहन का नाम मार्गोट फ्रैंक था, दोनों की डेथ हो गई किसी बीमारी की वजह से, ठीक है। तो ये बात समझिएगा कि ये दोनों जो बहनें थीं, दोनों की डेथ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बीमारी से हो गई। हर फादर ऑटो, जिनका नाम ऑटो फ्रैंक था, वो एकमात्र सर्वाइवर थे अपने फैमिली। और वो जो 4 फ्रेंड छुपे हुए थे ना, उन सब में से सिर्फ कौन बचा? उनके पिता। रिटर्न टू एम्स्टर्डम। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया जब, तो उनके पिता सिर्फ बचे, बाकी सबकी डेथ हो गई। और ये वापस एम्स्टर्डम गए टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और उन्हें अपनी बेटी की लिखी हुई डायरी मिली जो अब तक क्या थी? सेव्ड थी। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड। और उन्हें ये लगा कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है बिकॉज ये उस टाइम लिखा गया है जब नाजीज जो थे वो हर जगह पे कब्जा किए हुए थे और एक जूइश लड़की ने अपनी डायरी में अपने थॉट लिखे हैं। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड। और उन्होंने क्या किया? इसको पब्लिश कराया इंग्लिश लैंग्वेज में, और इस बुक का नाम रखा गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक। ये डायरी एन फ्रैंक को कब मिला था? उनके 13th बर्थडे पर मिला था। और उसमें कब से कब तक की बातें लिखी हुई हैं? 12 जून 1942। आपको पता है उनका बर्थडे 12 जून को पड़ता है, तब उनको मिला था 1942 में। और तब से लेकर 1 अगस्त 1944 तक की सारी बातें उसमें एन फ्रैंक ने लिखी हुई हैं, ठीक है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच। अब जो एन फ्रैंक ने उसमें बातें लिखी हुई हैं वो डच भाषा में लिखी हुई थी, लेकिन इसको आगे चलकर बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। अलग अलग भाषाओं में लिखा गया और दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली फेमस किताबों में से ये एक बन गया। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स। जैसे कि कोई ऐसी घटना होती है जो फेमस हो जाती है तो उस पर बहुत सारी फिल्म्स बनी, टेलीविज़न बने, थियोरेटिकल प्रोडक्शन हुए। इसके अलावा ओपेरा यानी ड्रामा वगैरह होने लगा इस पर, ठीक है। यानी ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो चुकी थी ये कहानी। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मेच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। अब इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, जो इस पर बुक लिखी हुई है, ये इस तरीके से देखा जाता था जैसे कि एक मेच्योर और समझदार इंसान ने लिखा है। जबकि ये डायरी किसने लिखी है? 13 साल की एक छोटी
लड़की ने, बट उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो काफ़ी मेच्योर बातें हैं। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन। क्यों मेच्योर बातें? क्योंकि उसमें नाजीज के अंदर छुपते छुपाते जो डेली लाइफ बीत रही है उस बारे में लिखा गया है कि किस तरीके से हर एक दिन एक एग्जामिनेशन की तरह है और वो लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ होलोकॉस्ट विक्टिम। होलोकॉस्ट का मतलब समझ लीजिए कि जो नाजीज थे, जूइश को मारते थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालते थे, तो उस दौरान बहुत सारे लोगों की जान गई, तो इस घटना को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। तो उस हॉलोकॉस्ट की विक्टिम थी एन फ्रैंक, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया था, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो होलोकॉस्ट के जो विक्टिम्स हैं बहुत सारे, उनमें से एन फ्रैंक एक जानी मानी नाम बन चुकी थी। यहाँ से एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। यहाँ पर एन फ्रैंक कह रही हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत अजीब एक्सपीरियंस है। क्यों अजीब है आगे यहाँ पे बताई हैं। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। यहाँ पर वो कह रही हैं इससे पहले उन्होंने कभी डायरी नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ ये एक अकेली वजह नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई nor anyone else will be interested in the musing of the 13-year-old school girl। म्यूजिंग का मतलब होता है थॉट। अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि मैं डायरी पहली बार लिख रही हूँ, ये मुझे अजीब फील करवा रहा है, बट ये अकेली बात नहीं है। इसके अलावा एक बात और है। वो बात क्या है कि न तो मैं और न कोई और इंटरेस्टेड होगा एक 13 साल की लड़की के थॉट को पढ़ने में। यानी जब वो डायरी लिखेंगी तो उसको कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, क्योंकि वो छोटे बच्चे ने लिखा है और छोटे बच्चों की बातों को कौन पढ़ना पसंद करेगा। वो इवन खुद को कह रहे हैं कि मैं भी इसको इंटरेस्टेड नहीं होंगी पढ़ने में। ओ वेल, इट डज़ नॉट मैटर। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद ही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग। मेरा लिखने का मन है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड। अब इसमें उन्होंने कहा कि मेरा मन भी है लिखने का और मुझे ज़रूरत भी है लिखने की। क्यों ज़रूरत है? टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। वो अपने मन को हल्का करना चाहती हैं। उनके मन में जो बहुत सारी बातें चल रही हैं, उन बातों को वो डायरी में लिखकर अपने ऊपर से ये सारा जो बातों का बोझ है वो उतारना चाहती हैं और अपने मन को हल्का करना चाहती हैं। इस वजह से वो डायरी लिखने जा रही हैं। तो ये सवाल पूछता है कि वो डायरी क्यों लिखना चाहती हैं? बिकॉज वो अपने मन को हल्का करना चाहती हैं। काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। उसके आगे उन्होंने एक बात और बताया कि जो पेपर होता है इसके पास ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है लोगों के कंपैरिजन में। क्योंकि जो लोग होते हैं वो हर बार इंटरेस्टेड नहीं होते हैं आपकी बात को सुनने के लिए। वो आपसे आर्गूमेंट करेंगे, आपको जज करेंगे, बट पेपर जो होता है उससे कुछ भी कहो, कितना भी कहो, वो आपकी बात को हर एक बार बड़े धीरज के साथ सुनेगा, क्योंकि वो कभी कुछ कहने वाला तो है नहीं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। अब ये उस समय की बात कर रही हैं जब ये थोड़ी सी निराश हुआ करती थी, है ना, बोर होती थी, घर पर खाली बैठी होती थी, लिस्टलेस थी। लिस्टलेस मतलब बिना एनर्जी के, बिना इंटरेस्ट के, और सोचा करती थी कि मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं। यानी जब वो घर में बैठ के बोर हुआ करती थी, डिप्रेस हुआ करती थी, तो वो चाहती थी कि उनकी बातें कोई सुने, बट ऐसा कोई था नहीं। आई फाइनली स्टेड हियर। अब वो ये सोच रही थी ना कि मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं, तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं घर में ही रहती हूँ। वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, जहाँ मैं बैठ के सोच रही हूँ। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। फिर से उन्होंने ये बात दोहराया कि पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक। अब वो कह रही हैं कि पेपर के पास पेशेंस भी है, वो मेरी बात भी सुनेगा, और मैंने कोई ऐसा प्लान भी नहीं बनाया है कि ये जो डायरी है ये कोई और पढ़े। स्टिफ्ड बैक नोटबुक का मतलब ये है कि मोटी दफ्ती वाली डायरी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये कोई और पढ़े, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। हाँ, जब तक कि कोई रियल फ्रेंड न मिल जाए। अगर उनको कोई रियल फ्रेंड मिल जाएगा तो उसको वो डायरी पढ़ा देंगी, बट इसके अलावा उनका मन नहीं है कि कोई और इस डायरी को पढ़े। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। तब वो खुद ही मन में सोच रही हैं कि
बाहर जाने से अच्छा है कि पेपर मेरी बात सुनेगा, मैं पेपर पे लिखती हूँ, कोई और इसको पढ़ने वाला तो है नहीं, और मैं यहाँ लिख भी दूंगी तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब वो कह रहे कि मैं अपने उस बात पर वापस आ गई कि मैं डायरी क्यों लिखना चाहती हूँ। बिकॉज आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। अब ये हम लोगों को बता रही हैं या डायरी में लिख रही हैं कि मैं डायरी पे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब वो कह रही है मैं साफ साफ बता दूँ, सिंस नो वन विल बिलीव, कि कोई बिलीव नहीं करेगा दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 साल की लड़की पूरी तरह से इस दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, मैं पूरी तरह से अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास अच्छे पेरेंट्स हैं, प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। 16-year-old सिस्टर है, बड़ी बहन है मार्गॉट जिसका नाम है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और मेरे आसपास लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स कहती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, लविंग आंट्स हैं, एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है, सब कुछ है। ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, अभी कह रहे हैं ऑन द सरफेस यानी ऊपर ऊपर से देखने में मेरे पास तो सब कुछ लगता है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन एक सच्चा दोस्त उनके पास नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, अब यहाँ पे बता रही हैं कि मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मेरे पास जो 30 फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ अच्छा टाइम बिताती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बातें उनसे नहीं कर पाती। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, उनसे मैं सिर्फ रोज़ के नॉर्मल सिंपल बातें कर पाती हूँ, बट अपनी पर्सनल बातें उनसे शेयर नहीं कर पाती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और एन फ्रैंक को ऐसा भी लगता है कि वो जो 30 फ्रेंड हैं उनके वो आगे चल के कभी उनके क्लोज भी नहीं जा सकती, क्योंकि दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि यही प्रॉब्लम है। उनके वो जो 30 फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छा टाइम तो बिताती हैं, उनसे रोज़ की जो सिंपल नॉर्मल बातें होती हैं वो तो करती हैं, लेकिन पर्सनल बात करने के लिए वो उनसे कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो बाकी फ्रेंड्स के साथ क्लोज नहीं है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, ये मैंने बता दिया। मे बी इट्स माई फॉल्ट, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कन्फाइड का मतलब होता है पर्सनल चीज़ें बताना किसी ट्रस्टेड पर्सन को, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें इन लोगों को नहीं बता पाती, शायद ये मेरा फॉल्ट है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, अब कोई भी बात हो लेकिन यही सारी बातें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और वो मुझे चेंज होते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। मतलब देखिए, ये एक सच्चा दोस्त ढूंढ रही हैं, बट इनके पास जो 30 फ्रेंड्स हैं उनको देखकर ये फील नहीं कर पाती कि ये वो लोग हैं जो इसके सच्चे दोस्त बनेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे भी कह रही है हो सकता है ये मेरी गलती हो सकता है कि वो चेंज ना हो पाए, मतलब हो सकता है उनके दोस्त चेंज ना हो सकता है कि इनकी गलती हो, बट कोई भी बात हो, बट इनके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है, ये सच्चाई है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ये बेसिक बात ये है ओवरऑल इतनी बातों में कि इनके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिससे कि पर्सनल बातें वो कर सके, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इस वजह से वो डायरी लिख रही हैं। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इतने लंबे समय से जिसका वेट कर रही थी एक अच्छे सच्चे दोस्त का, जो अपनी इमेजिनेशन में अच्छे दोस्त का इंतज़ार कर रही थी, उसकी इमेज अब थोड़ी और इन्हेंस हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। और वो बड़ी इमेज क्यों हुई है, क्योंकि उनके पास उनका दोस्त आ चुका है, और वो किस फॉर्म में आया है, डायरी के फॉर्म में आया है। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स, अब वो कह रहे हैं कि मैं इस डायरी में हर एक चीज़ को, फैक्ट को, अब देखो जनरली जिसके पास डायरी होता है वो उसमें डेट लिखकर डेट वाइज चीज़ों को लिखता है, ताकि कोई बातें हमेशा याद रहें या आगे चल के वो भूल ना जाए, डेट और टाइम वगैरह याद रहे। तो वो कह रहे हैं कि बाकी लोगों की तरह मैं इसमें जॉट डाउन यानी लाइन बाय लाइन कोई फैक्ट नहीं लिखना चाहती, बट आई एम गोइंग टू कॉल हिज फ्रेंड किटी एंड आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं इस डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ और इसका नाम
किटी रखूँगी। यानी बेसिक बात देखो इस पैराग्राफ में ये है कि बाकी लोग डायरी यूज़ करते हैं फैक्ट्स को लिखने के लिए, डेट्स को लिखने के लिए, बट मैं इसे अपना दोस्त बनाऊंगी और मैं इससे वो बातें करूंगी जो मैं एक अच्छे सच्चे दोस्त से करना चाहती थी, इसलिए मैं इसका नाम किटी रखती हूँ। अब यहाँ पे कह रहे हैं सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज। अब किटी यानी डायरी में जो भी वो कहानी या जो बातें लिखने वाली हैं वो कह रहे हैं कोई नहीं समझ पाएगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं अभी से तुरंत लिखना शुरू कर दूँ, आज की बात से लिखना शुरू कर दूँ, तो कोई भी उस बात को समझ नहीं पाएगा। इट वुड बी बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। अब वो कह रहे हैं कि ये अच्छा होगा कि शुरुआत में मैं अपनी लाइफ के बारे में ब्रीफ स्केच, थोड़ी सी बातें बता दूँ, शॉर्ट में बता दूँ। आई डिसलाइक डूइंग सो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है अपने बारे में बताना, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो भी इसको पढ़े वो इस बात को समझ सके। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आज से लिखना शुरू कर दूंगी तो वो कौन लिख रहा है, किसके बारे में लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कुछ भी पता चलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे वो अपने बारे में थोड़ा सा बता रही हैं। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता बहुत प्यारे इंसान हैं। डिड नॉट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ से तब शादी की जब उनकी उम्र 36 थी और उनकी मम्मी की उम्र 25 थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, जर्मनी में एक फ्रैंकफर्ट सिटी है जहाँ पर मार्गोट का जन्म हुआ, जो उनकी बड़ी बहन है। 1926 में उनका जन्म हुआ था और फिर एन फ्रैंक का जन्म हुआ 1929 में 12 जून को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। अब यहाँ पे एन फ्रैंक बता रही हैं कि मैं फ्रैंकफर्ट में 4 साल तक रही, ठीक है। माई फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड, फिर जब ये 4 साल की हुई तब इनके पिता और मम्मी दोनों लोग चले गए कहाँ, हॉलैंड 1933 में सितंबर में। इनके माताजी का नाम क्या था, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। तो इनके पिता ऑटो फ्रैंक और माता एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक दोनों लोग हॉलैंड चले गए 1933 में सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकेन, और उस दौरान दोनों बहनों को दादी माँ के पास भेज दिया गया एकेन में। एकेन दूसरी सिटी है और हॉलैंड दूसरा जगह है, ठीक है। तो दोनों लोग अलग हो गए फिलहाल कुछ टाइम के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, फिर मार्गोट भी दिसंबर में चली गई। सितंबर में मम्मी पापा गए थे और दिसंबर में मार्गोट भी चली गई। आई फॉलोड इन फरवरी, और एन फ्रैंक कब गई, फरवरी में गई। व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, वो अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे ले जाकर वहाँ पटक दिया गया, टेबल पर रख दिया गया। टेबल पर जैसे कोई गिफ्ट लेकर आता है तो गिफ्ट देता है और वो टेबल पर रखा जाता है, उसी तरीके से सबसे पहले सितंबर में मम्मी पापा गए, उन्होंने मार्गोट को दिसंबर में बुला लिया और फिर मार्गोट का बर्थडे आया फरवरी में, ठीक है। तब जाके फरवरी में एन फ्रैंक को एज अ प्रेजेंट, एज अ गिफ्ट मार्गोट के सामने लाया गया। तो उनको ऐसा फील हुआ कि मैं एक प्रेजेंट हूँ और मुझे ले जाकर टेबल पे रख दिया गया है। तो यहाँ पर ये बात उन्होंने इस तरीके से कहा है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी स्कूल। अब जब ये हॉलैंड पहुँच गई तब इनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, यानी 4 साल की उम्र में वहाँ पे उनकी पढ़ाई शुरू हुई और 6 साल की उम्र तक वो नर्सरी में पढ़ी। उसके बाद एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद वो क्लास 1 में चली गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपेरस, फिर वो जब 6th क्लास में पहुंची तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उनकी क्लास टीचर जो थी वो थी मिसेस क्यूपेरस। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब वो साल ख़त्म हुआ, वी वर बोथ इन टीयर्स। अब उन्होंने बताया कि उस समय मिसेस क्यूपेरस स्कूल छोड़ रही थी, जिस वजह से मिसेस क्यूपेरस और एन फ्रैंक दोनों की आंखों में आंसू थे उनके फेयरवेल के दौरान। यानी यहाँ पर ये बताना चाहती हैं कि मिसेस क्यूपेरस से उनका एक अच्छा बॉन्डिंग हो चुका था और उनके स्कूल छोड़ने पर एन फ्रैंक को बुरा लग रहा था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। अब थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ चुकी है, अब 1941 की बात आ गई जब उनकी दादी माँ बीमार पड़ चुकी थी, उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। अब 1941 में जब 12 जून को एन फ्रैंक का बर्थडे आया तो उसमें बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ क्योंकि दादी माँ बीमार थी। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और उसी बीमारी के चलते जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो गई। नो वन नोज़ हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर।
कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ और कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। अब जब 1942 में जनवरी में दादी माँ की डेथ हो गई, तो फिर जून में 1942 में जब इनका बर्थडे आया एन फ्रैंक का, ठीक है, तब उस बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया गया ताकि पिछले साल का मेकअप किया जा सके, यानी पिछले साल जो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुआ वो भी कोटा पूरा हो जाए। ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और ग्रैंड माँ के लिए भी उस दिन खास तौर पर कैंडल जलाया गया, उनको याद करने के तौर पर। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अब यहाँ तक देखिए बता रही हैं कि हम चारों यानी माता पिता और मार्गोट और एन फ्रैंक सब लोग अच्छे से रह रहे हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और अब आज का प्रेजेंट डेट आ चुका है। ये सारी बातें वो आज के डेट में बताने जा रही हैं। अब इसके बाद आज लिखने वाली है। मतलब देखो, ये जो ऊपर की सारी बातें बताई हैं ये बताई हैं कि ब्रीफ स्केच क्यों बताई, क्योंकि भाई आज की बात अगर वो लिखेंगी डायरेक्ट तो किसी को समझ में आने वाला नहीं है। और आज की डेट क्या है, 12 जून 1942, जब ये डायरी में अब लिखने जा रही हैं नेक्स्ट बात। इससे पहले ये ब्रीफ स्केच दे रही थी, जो आई होप आप समझ गए होंगे। 12 जून को उनका बर्थडे था, उस दिन उनको ये डायरी मिली थी। 20 जून को जिस दिन सैटरडे था उस दिन ये अपने डायरी में लिख रही हैं, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। क्वैकिंग इन इट्स बूट का मतलब होता है सभी लोग डर के मारे काँप रहे हैं। अब वो अपने क्लास की बात कर रही हैं जिसमें सारे बच्चे बैठे हैं और वो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? द रीज़न इज़ दी फोर्थ कमिंग मतलब आने वाला, एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है। किसकी मीटिंग होने वाली है? टीचर्स की मीटिंग होने वाली है, जो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन बच्चा इसी क्लास में वापस से पढ़ेगा। यानी बेसिकली रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट के टाइम लोग ये डर रहे हैं कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा क्लास तो ये शर्त लगा रहा है कि ये पास होगा, ये फेल होगा, ये पास होगा, ये फेल होगा। जीएन एंड आई का मतलब यहाँ पे एन फ्रैंक है। एन फ्रैंक और उनकी दोस्त का नाम है जीएन। ये दोनों बैठ के हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि इनके पीछे दो लड़के बैठे हुए हैं जिनका नाम है सीएन और जैक्स। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों शर्त लगा रहे हैं और शर्त में अपने हॉलीडे की पूरी सेविंग लगा दी है। तो इस बात को सुनकर ये दोनों हंस रहे हैं। कौन कौन? एन फ्रैंक और जीएन। एन फ्रैंक और जीएन को किस बात पे हंसी आ रही है? सीएन और जैक्स की बात पे हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों शर्त लगा रहे हैं और शर्त में अपने सारे पैसे लगा दे रहे हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, और इस तरीके से सुबह से शाम हो गई बैठे बैठे, और पूरा क्लास यही बात कर रहा है। यू आर गोइंग टू पास? नो आई एम नॉट। येस यू आर? नो आई एम नॉट। यानी सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि तुम पास होगे, तुम फेल होगे, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, नहीं मैं पास हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह, इस तरीके से सब चिल्ला रहे हैं। इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस। अब यहाँ पे कह रही हैं एन फ्रैंक कि जो जीएन है, एन फ्रैंक की फ्रेंड, वो प्लीड कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि क्लास से शांत हो जाओ। माई एंग्री आउटबर्स्ट, और ये गुस्से में सबसे कह रही है कि प्लीज़ शांत हो जाओ। बट कोई भी शांत नहीं हो रहा है। पूरा क्लास इस तरीके से शर्त लगा रहा है और चिल्ला रहा है और आपस में बातें कर रहा है। अब यहाँ पे वो खुद के बारे में कह रही हैं, इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछा जाए तो इस क्लास में बहुत सारे डमीज़ हैं, मूर्ख हैं। और वो कितने हैं? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी 100 में से 25 लोग तो गधे हैं, डमीज़ हैं। इनको तो इसी क्लास में रहना चाहिए, इनको नेक्स्ट क्लास में नहीं भेजना चाहिए, यानी ये पढ़ते लिखते नहीं है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। अब देखो यहाँ पे एक लाइन है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। वो अपने टीचर्स को क्या कहती है? अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। यानी अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसका कोई भरोसा नहीं होता। एक पल में वो प्यार से बिहेव कर सकते हैं और एक पल में वो नाराज़ भी हो सकते हैं। तो टीचर्स क्या हैं? अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ हैं उनके अकॉर्डिंग। और उनको भरोसा नहीं कि कौन बच्चा पास होगा और कौन बच्चा फेल होगा, तो इसलिए वो टीचर्स के ऊपर छोड़ी हुई हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ मेरे फ्रेंड्स और मेरे लिए। वी विल मेक इट, हम तो लोग तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। अब वो कह रहे हैं कि बस एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे डाउट है, वह है मैथ। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, और हम तो कुछ कर नहीं सकते वेट करने के अलावा। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। हम लोग एक दूसरे से क्या कह सकते हैं कि भाई हिम्मत रखो, पास हो जाओगे, हिम्मत मत हारो। और इसके अलावा हम लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें
टीचर्स डिसाइड करेंगे कौन पास होगा कौन फेल होगा। तो वो लोग बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। अब यहाँ पे वो एक बात बता रही हैं कि देखिए मेरा जो बॉन्डिंग है बाकी सारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छा है। देयर आर 9 ऑफ देम, टोटल 9 टीचर है। 7 men 2 women, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। मिस्टर कीजिंग, अब इनके ये मैथ के टीचर है मिस्टर कीजिंग, जो कि ओल्ड फौजी हैं। ओल्ड फौजी मतलब ओल्ड फैशनड हैं थोड़े, और ये मैथ पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच। अब वो कह रहे हैं कि मेरे जो मैथ के टीचर है मिस्टर कीजिंग, वो थोड़े ओल्ड फैशनड हैं और वो मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अनॉयड रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लास में बातें करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग, उन्होंने मुझे बहुत सारा वार्निंग दिया। उसके बाद ही असाइंड द एक्स्ट्रा होमवर्क, और जब मैं नहीं मानी तो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। उनके जो मैथ के टीचर हैं मिस्टर कीजिंग पहले बहुत बार वार्निंग दिए, लेकिन जब ये नहीं मानी तो उन्हें एक ऐसे लिखने को दे दिया। अब ऐसे लिखने को दे दिया, वो टॉपिक क्या था, अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बहुत बात करता है, बातूनी, ठीक है। अब ये इस टॉपिक को दोहराते हुए कहती हैं, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अरे इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई वुड वरी अबाउट लेटर, चलो इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन, मैंने वो हेडिंग नोटबुक में लिख लिया और उसके बाद उसको मैंने बैग में रख कर शांति से मैं वहाँ बैठ गई। यहाँ पर देखिए वो अपने बारे में बता रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हैं। रिज़ल्ट आने वाला था तब भी टेंशन नहीं ले रही थी, और चैटर बॉक्स के बारे में जब उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया लिखने के बारे में, चैटर बॉक्स के बारे में, तब भी वो टेंशन नहीं ली। वो बोली चलो मैं घर पे देखूंगी कि मुझे क्या लिखना है। अब ये चैटर बॉक्स क्यों दिया गया, यहाँ पे एक सवाल आ सकता है। तो इसलिए दिया गया ताकि ये जब चैटर बॉक्स के बारे में लिखें तब उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो कि वो कितना ज़्यादा बातें करती हैं क्लास में और क्लास को डिस्टर्ब करती हैं। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अब वो कह रही हैं कि उस शाम जब मैंने अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, जो हेडिंग उन्होंने कॉपी में लिखा था उस पर उनकी नज़र पड़ी। आई बिगैन थिंकिंग, मैं सोचने लगी, अपने पेन को चबाते हुए वो बैठ के सोचने लगी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन, अब वो कह रही हैं कि कोई भी चाहे तो इस टॉपिक पर रैम्बल ऑन कर सकता है। रैम्बल ऑन मतलब कि बहुत सारी बेफजूल की बातें लिख सकता है, बड़े बड़े वर्ड्स लिखकर, 2 वर्ड्स के बीच में गैप देकर, आप जैसे नहीं कॉपी भरी जाती है, तो इस तरीके से मैं चाहूँ तो इस टॉपिक पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप, लेकिन चैलेंज है ये, क्या चैलेंज है कि भाई कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट रखा जाए जिससे ये प्रूफ हो जाए कि बात करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो टीचर क्यों दिए हैं चैटर बॉक्स के बारे में लिखने के लिए, कि भाई ये अपने बारे में सोचे और अपनी गलती का रियलाइजेशन करे। लेकिन ये उल्टा सोच रही हैं, कह रही हैं कि मैं ऐसा आर्गूमेंट लिखना चाहती हूँ ताकि टीचर को पता चले कि बात करना कितना ज़रूरी होता है। आई थॉट एंड थॉट, और वो बहुत सोची, तब उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने 3 पेज का एक ऐसे लिख दिया, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। मतलब उनको लगता था कि बहुत अच्छा मैंने लिखा है। और उसमें उन्होंने क्या आर्गूमेंट दिया था 3 पेज में, उन्होंने आर्गूमेंट दिया था कि जो टॉकिंग है यानी बात करना है वो स्टूडेंट का ट्रेट होता है। ट्रेट मतलब होता है कैरेक्टर्स, नेचर, जिसको इंसान बदल नहीं सकता, है ना। हर एक इंसान या जानवर सबका एक खास नेचर होता है। तो उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट का जो ट्रेट है वो है बात करना, ठीक है, यानी वो बदला नहीं जा सकता। दैट आई वुड माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बात करना कंट्रोल करूँ। अब देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये कहना चाहती हैं कि ये तो नॉर्मल बात है, स्टूडेंट का बात करना ये तो उसका कैरेक्टर है, ये उसका फीचर है, लेकिन अगर आप फोर्स कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे कंट्रोल कर सकूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर, क्योर मतलब होता है इलाज करना, लेकिन यहाँ पे इलाज करना नहीं है, यहाँ पर इसका मीनिंग है बंद करना। मैं पूरी तरीके से बात करना बंद नहीं करूँगी, आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं उसे कम ज़रूर कर दूँगी। क्यों कम करूँगी और क्यों मैं पूरी तरह से बंद नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी माँ भी उतना ही बातें किया करती थी। वो उस ऐसे में क्या आर्गूमेंट दे रहे हैं कि मेरी माँ जो है मेरे जितना ही बातें किया करती थी और ये मुझे अपनी माँ से क्वालिटी मिली है। इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स से मिली हुई जो क्वालिटी होती है, फीचर्स होती है, उसे कहा जाता है इनहेरिटेड ट्रेड्स, जिसको बदला नहीं जा सकता। तो वो पहला आर्गूमेंट ये देती हैं कि भाई स्टूडेंट का ट्रेट है ये बात करना, मैं चाहूँगी तो कंट्रोल तो कर सकती हूँ, लेकिन बंद इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये मुझे इनहेरिटेड मिला है,
मुझे माता से मिला है, मेरी माँ बहुत बातें किया करती थी, मैं भी बहुत बातें करती हूँ, इसलिए मैं इसे बंद नहीं कर सकती। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ, जब उन्होंने ये ऐसे पढ़ा तो बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, अब वो ऐसे पढ़कर खूब हंसे, लेकिन उसके बाद वो बात करना बंद नहीं की। यहाँ पे लिखा है ना, आई प्रोसीडेड, मैंने अपना बात करना जारी रखा जिस तरीके से वो बात किया करती थी। फिर नेक्स्ट लेसन आया। नेक्स्ट लेसन में ही असाइंड मी सेकंड ऐसे। फिर वो बात कर ही रही थी तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर कीजिंग ने एक दूसरा ऐसे लिखने को दे दिया जिसका नाम था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इसका मतलब होता है जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा चैटर बॉक्स। तो इस बार टॉपिक थोड़ा चेंज कर दिया कि इस बार शायद उनको रियलाइज़ हो जाए, बट इस बार भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अपना इस टॉपिक पे ऐसे लिखा और टीचर को दे दिया। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और उन्होंने कोई कंप्लेन भी नहीं किया अगले 2 लेसन तक। बात को समझना, फर्स्ट लेसन में चैटर बॉक्स के बारे में लिखने को दिया, सेकंड लेसन में उन्होंने इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के बारे में लिखने को दिया। अगले 2 चैप्टर तक उन्होंने 2 लेसन तक कुछ बोला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अवॉइड कर रहे थे कि जाने दो, अब ये सुधर नहीं रही तो जाने दो। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन आते आते वो बिल्कुल परेशान हो गए। वो कहते हैं, इनफ एंड फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, तुम्हें पनिशमेंट दिया जाता है बात करने के लिए, अब इस बार तुम क्या ऐसे लिख के लाओगी, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये टॉपिक का नाम रख दिया। और ये बात उन्होंने जब क्लास में बोला तो पूरा क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। द क्लास रोड, पूरा क्लास जो है ज़ोर से हंसने लगा। आई हैड टू लाफ टू, अब वो खुद भी हंसने लगी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी मतलब ओरिजिनलिटी। अब देखो 2 बार ऐसे मिल चुका था, जो उनके पास बेस्ट आर्गूमेंट था वो दोनों ऐसे में लिख चुकी थी, तो उनके पास अब ओरिजिनल कुछ नहीं था लिखने को। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब वो सोचने लगी कि अब मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा, समथिंग ओरिजिनल, कुछ और अलग, कुछ ओरिजिनल। तब जाके उनकी फ्रेंड आई। उनके फ्रेंड का क्या नाम था, सेन, जो कि एक अच्छा पोइट्री लिखने वाली थी, ठीक है। ऑफर टू हेल्प मी, अब वो कह रही हैं, एनी फ्रैंक बता रही हैं यहाँ पर कि उनकी फ्रेंड सेन ने सामने से ऑफ़र किया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी इस ऐसे को लिखने में, और ये ऐसे हम लोग पोएट के फॉर्म में लिखेंगे, पोएम के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, वर्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इस बात को सुनकर एन फ्रैंक बहुत जॉयफुल हो गई, खुश हो गई। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले, अब यहाँ पे देखो एक बात बता रही है कि मिस्टर कीजिंग जो है वो मेरा थोड़ा सा क्लास में मजाक उड़ाना चाहते हैं ऐसे ऐसे सब्जेक्ट देकर, बट उनको नहीं मालूम कि मैं कुछ ऐसा लिखूंगी जिससे कि ये जो मजाक है ये उन्हीं पर पड़ जाए। अब यहाँ पे एक तरीके से एक करारा जवाब देने के फिराक में एन फ्रैंक हैं। आई फिनिश्ड माई पोएम, अभी वो यहाँ बता रही हैं कि मैंने अपना पोएम कंप्लीट कर लिया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये पोएम बहुत अच्छा लिखा गया है। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। अब यहाँ पे वो बता रही हैं कि ये जो मैंने पोएम लिखा है किस बारे में है, एक मदर डक, एक फादर स्वान के बारे में, जिनके 3 बच्चे हैं, बेबी डकलिंग्स। अब होता क्या है इस पोएम में, वो क्या बताती हैं कि ये जो फादर स्वान है वो अपने तीनों डकलिंग्स को मार देता है। क्यों मार देता है? क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक करते हैं। अब ये पोएम को अगर ध्यान से समझो तो ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहती हैं कि वो जो फादर स्वान है वो मिस्टर कीजिंग है, और जो डकलिंग है वो एन फ्रैंक है, और ये फादर स्वान जो है उनके क्वैक क्वैक करने से परेशान हो चुका है और वो उनको मारने की कोशिश कर रहा है। अगर कायदे से देखा जाए तो ये डायरेक्ट इल्ज़ाम है, डायरेक्ट एक अटैक है टीचर के ऊपर, और इस पर चाहते मिस्टर कीजिंग तो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते थे, बट लकीली, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, लकीली, लेकिन किस्मत से मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। मिस्टर कीजिंग ने उसको लाइटली लिया, उसको जोक की तरह लिया, उसको पढ़कर वो ऑफेंड नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए। ही रीड द पोएम टू द क्लास, और गुस्सा होने के बजाय वो पूरे क्लास को पोएम सुनाए, सिर्फ उस क्लास को नहीं, दूसरे क्लासेस को भी, और उस पर अपना कॉमेंट दिए। सिंस आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से उनको अलाउ कर दिया गया बात करना। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा वर्क, तब से उनको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट, मिस्टर कीजिंग जो हमेशा ओल्ड फैशन थे, शांत रहते थे, सीरियस रहते थे, वो अब जोक करने लगे, क्लास में हंसने लगे, जॉली नेचर के हो गए। यानी बात करना बंद तो नहीं हुआ, बट मिस्टर कीजिंग का बिहेवियर थोड़ा सा
चेंज हो गया। तो ये था पूरा एन फ्रैंक की डायरी का एक पोर्शन जो इस चैप्टर में दिया गया था। आई होप मैंने जो आपको बताया है वो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।